आज की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक निर्मल वर्मा की लिखी एक बेहद मार्मिक और गहरी कहानी। जिसका नाम है माया दर्पण। ये कहानी रिश्तों के अकेलेपन, अतीत की परछाइयों और एक पुराने घर में कैद जिंदगियों की दास्तां है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही वीरान से माहौल से। हाँ, एक उजाड़ रेतीली जगह। छज्जों पर भूरी रेत जमी हुई है और हवा में हर वक्त धूल के कण नाचते रहते हैं। और वहां पर लड़ाई के समय के जो बैरक थे उन्हें उखाड़ दिया गया है, तो हर तरफ मलबा है, रेत के टीले हैं। एक तरह से जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है। बिल्कुल। और इस पूरे सन्नाटे को, इस ठहराव को एक आवाज है जो लगातार तोड़ती रहती है। वो पत्थर तोड़ने वाली मशीन की आवाज, घुर घुर। हाँ, और निर्मल वर्मा इसकी तुलना एक दैत्य के खर्राटों से करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। जिससे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। ये एक तरह से उस पुराने सामंती घर पर एक नई मशीनी दुनिया का हमला है। और तरन जो हमारी मुख्य किरदार है वो इसी टकराव के बीच में है। कहानी शुरू ही होती है तरन के जागने से। वो दोपहर की कच्ची नींद से एकदम अकबका कर जागती है। माथे पर बाल चिपके हुए में है, बिंदी फैली हुई है। और जागते हुए भी वो वही सब सोच रही है जो वो सोते हुए सोच रही थी। मतलब कोई फर्क नहीं है नींद और जागने में। हाँ, जैसे वो उस माहौल का हिस्सा बन चुकी है। उसे तो लगता है कि जैसे उसके दांतों के बीच रेत चरमरा रही है। बिल्कुल। वो सूखापन, वो वीरानी उसके अंदर तक उतर चुकी है। और तभी रसोई से बुआ की आवाज आती है। देख तो करण, बाबू उठ गए हों तो हुक्का उनके कमरे में रखा। बुआ का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। वो उम्र दराज है लेकिन उन्हें हर बात याद रहती है। हाँ, उनकी पूरी चेतना जैसे बाबू की दिनचर्या से बंधी हुई है। कब उठेंगे, कब हुक्का पिएंगे, कब मेहमान आएंगे, सब कुछ। और इसी घर में ये 3 मुख्य कैदी हैं। पहले तो तरन के पिता दीवान साहब, जिन्हें सब बाबू कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी पुरानी दीवान की पदवी के फटे छतरे खिताब को आज भी ओढ़े हुए है। वो शाम को अपने दोस्तों के साथ महफिल तो जमाते हैं, पर उनसे भी एक दूरी बनाकर रखते हैं। हाँ वही तो। वो घर उस वीरान जगह में लोगों के मिलने जुलने का अकेला अड्डा है। बाहर से लगता है कि बड़ी रौनक है, लेकिन घर का मालिक वो खुद बहुत अकेला है। वो अपने ही दोस्तों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। ये किस तरह की मानसिकता है? ये उस इंसान की मानसिकता है जिसकी दुनिया मतलब एक तरह से लुट चुकी है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। मान, गौरव, जमीन जायदाद सब खत्म हो गया। बचा है तो बस वो एक खिताब और ये मकान। और उनके दोस्त जैसे सुपरवाइजर मिस्टर दास, हाँ, या ठेकेदार मेहरचंद, ये लोग अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये एक नई प्रैक्टिकल दुनिया के लोग हैं। तो बाबू उनसे बात तो करते हैं पर जुड़ नहीं पाते। बिल्कुल। उनका अहंकार, उनकी वो पुरानी शान उन्हें अपनी असलियत का सामना करने ही नहीं देती। दास बाबू का जिक्र आया तो एक सीन है जहां बाबू तरन को दास बाबू के लिए चिलम लाने को कहते हैं। हाँ, और दास बाबू आराम कुर्सी में धंसे हुए हैं। उनका वो थुलथुल शरीर, नकली दांत। और जैसे ही तरन कमरे में आती है दास बाबू एकदम सिमट जाते हैं। वो किसी भी स्त्री के सामने घबरा जाते हैं। ये भी एक तरह से पुरानी और नए का टकराव है। वो तरन को सलाह देते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश घुमाओ, मन बहल जाएगा। और यहीं पर निर्मल वर्मा एक बहुत गहरी बात लिखते हैं। दास बाबू सोचते हैं कि तरन को क्या कहकर बुलाएं। हाँ, क्योंकि उसकी उम्र 2 सीधी स्पष्ट सीमाओं के बीच, समय के जिस दलदल में फंसी रह गई है, वो ना बच्ची है ना औरत। वो क्या है? वो उस घर का ही प्रतिबिंब है। बिल्कुल, जैसे घर अतीत और वर्तमान के बीच अटका है। वैसी तरन भी अपने जीवन के किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही। उसका आत्मविश्वास मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहानी में एक जगह वो सोचती है कि पहले कोई उसे देखता था तो तन मन सहर उठता था, और अब कोई देखता है तो आश्चर्य होता है। ये कितनी दुखद बात है। वो खुद को एक इंसान के तौर पर देखना ही बंद कर चुकी है। वो बस एक वस्तु बनकर रह गई है जिसपे लोग या तो हैरानी से या फिर दया से नजर डालते हैं। अब फिर है इस घर की तीसरी कैदी, बुआ, जो इस घर की जीती जागती आर्काइव हैं। हाँ, वो यादों का पिटारा खोलकर पुराने किस्से सुनाती हैं। जब बाबू नए नए दीवान थे, रियासत में उनका क्या रुतबा था, कैसे अंग्रेज रेजिडेंट के आने पर भी उन्होंने अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा। क्या ये यादें तरन को किसी तरह की हिम्मत देती हैं? नहीं, मुझे तो लगता है ये यादें उसे और जकड़ लेती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, बुआ के लिए ये किस्से एक गौरवशाली अतीत का हिस्सा है, लेकिन तरन के लिए ये उस पिता की कहानियां हैं जिससे वो आज डरती है, जिससे वो बात तक नहीं कर पाती। सही बात है। ये किस्से तो उस खाई को और गहरा करते हैं जो बाप बेटी के बीच में है। बुआ ये भी बताती हैं कि तरिन की माँ भी बाबू से डरती थी। हाँ, और उन्हें छिपकर झरोखे से देखती थी। उनका वो राजसी पहनावा, उनका रुतबा,
तो वो डर एक तरह से विरासत में तरन को मिला है। मतलब घर में हर कोई अपने अपने माया दर्पण में जी रहा है। बिल्कुल। बाबू अपने दीवान होने के भ्रम में, बुआ उस गुजरे हुए वक्त की यादों में। और तरन इस भ्रम में कि शायद कुछ बदल सकता है। एकदम सही। और यही बात हमें कहानी के दूसरे हिस्से पे लाती है, भागने का भ्रम, या कह सकते हैं उम्मीद की वो किरणें जो असल में मृत तृष्णा है। और इसमें सबसे पहले आते हैं इंजीनियर बाबू। हाँ, सरकारी आर्किटेक्ट। वो इस घर के बाकी लोगों से एकदम अलग हैं। वो युवा हैं, भविष्य की बातें करते हैं, बदलाव की बातें करते हैं। उनके आने की आहट से ही तरन के व्यवहार में एक अजीब सी हड़बड़ाहट आ जाती है। हाँ, वो बाल संवारती है, कंघी करती है, पाउडर लगाती है। क्योंकि इंजीनियर बाबू वर्तमान का प्रतीक हैं। वो इस ठहरे हुए धूल भरे घर में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह हैं। उनकी बातों में अतीत का कोई बोझ नहीं है। नहीं, वो मजाक करते हैं, हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो तरन को अपनी उम्र से छोटे लगते हैं। शायद पहली बार तरन किसी के सामने खुद को इतना कमजोर या अजीब महसूस नहीं करती। वो दरवाजे पर खड़े होकर तरन को टूकते हैं, चाय के लिए पूछते हैं, धूल से पेट भरने का मजाक करते हैं। एक सहजता है उनकी बातों में। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है जो मुझे थोड़ी खटकती है। क्या? इंजीनियर बाबू तरन को बताते हैं कि उनका नौकर मोंटू उसके बारे में पूछता है। हाँ। एक पल को लगता है कि चलो कोई तो है जो तरन में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन ये बात भी किसी और के जरिए आ रही है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या ये भी एक तरह से ये नहीं दिखाता कि तरन को कोई सीधे तौर पर एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक टॉपिक के तौर पर देख रहा है? पर वो बातचीत भी उसके बारे में है, उससे सीधी नहीं। वो अभी भी चर्चा का विषय है, बातचीत का सक्रिय हिस्सा नहीं। एकदम। फिर भागने की दूसरी कोशिश है, भाई को लिखा वो अधूरा खत। हाँ, भाई जो इस कैद से सच में भाग चुका है, वो आसाम में है। तरन भी उसके पास जाना चाहती है, वो खत लिखती है, लेकिन वो अधूरा ही रह जाता है, तकिए के नीचे दबा हुआ। हाँ, क्योंकि जब वो लिखने बैठती है तो उसे माँ की मृत्यु का समय याद आ जाता है, भाई के शब्द याद आते हैं। देखती नहीं तरन, बाबू कितने अकेले रह गए हैं। वही तो, एक तरफ भागने की इच्छा है और दूसरी तरफ पिता के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास। लेकिन उसका ये फैसला पक्का तब होता है जब एक रात घर में भूचाल आ जाता है। हाँ, वो रात जब बाबू का गुस्सा अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है। वो तरन से सीधे बात नहीं करते, बुआ से करते हैं, और वही ऊंचे खानदान की रट लगाए रहते हैं। और फिर गुस्से में माँ के गहनों की पोटली फेंक कर कहते हैं, इन्हें लेकर वो जहां जाना चाहे चली जाए। ये चली जाएगी तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। ये शब्द, ये इतने ज्यादा क्रूर है। एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे कह सकता है? क्योंकि ये गुस्सा असल में तरन पर है ही नहीं, एक हारे हुए बेबस इंसान का गुस्सा है जो अपनी पूरी स्थिति पर, अपनी बेबसी पर निकल रहा है। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि तरन भी बेटे की तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। उसका ये कहना कि मुझे कुछ नहीं होगा, असल में उसकी सबसे बड़ी चीख है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। नहीं, वो उन्हें गुस्से और क्रूरता के पीछे छुपा लेता है। और इस घटना के बाद तरन जाने का पक्का फैसला कर लेती है। हाँ, वो बुआ से कहलवाती है और फिर उस शाम बाबू उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। वो सीन बहुत तनावपूर्ण है। बहुत। बाबू शांत बैठे हैं और तरन को पूछते हैं, सुना है तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहती हो, यहाँ मन नहीं लगता तरन? तरन के मन में उस पल एक उम्मीद जगती है। हाँ, एक छोटी सी उम्मीद की शायद बाबू उसे रोक लेंगे। अगर वो एक बार भी कह देते मत जाओ, तो शायद वो रुक जाते। बिल्कुल। और यहीं पर इस रिश्ते की सबसे बड़ी त्रासदी है। बाबू से रोकना चाहते हैं, लेकिन उनका वही अहंकार, अपनी भावनाओं को न दिखा पाने की आदत आड़े आ जाती है। और वो एकदम भावहीन होकर कहते हैं, अच्छा है, जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी ओर से चिंता मत करना। और इस एक वाक्य से तरन की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। पिता बेटी के बीच की ये खामोशी, ये संवादहीनता, ये निर्मल वर्मा की कहानियों का एक सिग्नेचर एलिमेंट है। उनके किरदार अक्सर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर होते हैं। तो अब तरन एक तरह से आजाद है, उसे जाने की इजाजत मिल गई है। हाँ, और अगली शाम वो टहलने के लिए बाहर निकलती है। और पानी के टैंक के पास उसकी मुलाकात इंजीनियर बाबू से होती है। दोनों कच्ची सड़क पर साथ साथ चलते हैं। और इंजीनियर बाबू भविष्य की योजनाएं बता रहे होते हैं कि कैसे ये टीले गिराए जाएंगे, बंजर भूमि पर खेती होगी, नए कारखाने बनेंगे। उनके अंदर एक उत्साह है। वो कहते हैं, आपके देखते देखते सब कुछ बदल जाएगा। और ये शब्द तरन के लिए जैसे एक मंत्र बन जाते हैं। उसे एक अजीब से सुख का एहसास होता है। वो पल उसके लिए आजादी का सबसे बड़ा भ्रम है। सब कुछ बदल जाएगा, यही तो वो सुनना चाहती थी। उसे लगता है कि जिंदगी एक बार मिलती है और उसे खुद जीना है। वो तय कर लेती है कि वो इस घर में, इस कैद में कभी वापस नहीं आएगी। वो इस माया में, उस भ्रम में पूरी तरह डूब जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर की सीढ़ियां चढ़ती है,
वो भ्रम टूट जाता है। हाँ, बरामदे में वही अंधेरा, वही सन्नाटा। और फिर वो जो दृश्य देखती है वो उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा फैसला, सब कुछ बदल देता है। हाँ, वो देखती है कि बाबू के कमरे का दरवाजा खुला है। वो दबे पांव अंदर झांकती है और देखती है कि बाबू अंधेरे में एक पुरानी तस्वीर के सामने खड़े हैं, जॉर्ज पंचम के सिल्वर जुबली समारोह की तस्वीर। और वो अपने कांपते हाथों से उस तस्वीर पर जमी धूल साफ कर रहे हैं। जिसमें वो खुद दीवान के रूप में बैठे हैं। वो सिर्फ धूल नहीं साफ कर रहे हैं, नहीं, वो समय की परतों को हटाकर अपनी खोई हुई पहचान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस एक पल में तरन को अपने पिता का गुस्सा या उनका अहंकार नहीं दिखता। उसे पहली बार बुढ़ापा इतनी नग्न और असहाय हालत में दिखता है। एक अकेला हारा हुआ इंसान जो अपनी ही तस्वीर में खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा है। और उस पल तरन का सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, भाग जाने की इच्छा सब पिघल जाती हैं। वो हिम्मत करके बाबू को पुकारती है। बाबू? और बाबू का सवाल, तुम यहाँ क्यों आई तरन? उनकी वो भर्राई हुई आवाज और आंखों की कातरता। वो एक सवाल नहीं है, नहीं, वो एक स्वीकारोक्ति है, एक तरह से हार मान लेना है। उस पल में तरुण समझ जाती है कि ये आदमी उसे कभी नहीं छोड़ेगा और वो भी उसे कभी नहीं छोड़ पाएगी। उसका अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए बाबू की छाया से बन गया है। इंजीनियर बाबू के साथ महसूस हुआ वो सुख, वो आजादी, वो एक भ्रम था जो फिर कभी नहीं लौटेगा। कहानी के आखिर में वो खिड़की के पास खड़ी होकर इंजीनियर बाबू की बात याद करती है। कुछ वर्षों में सब कुछ बदल जाएगा। और उसके होठों पर एक रूखी मुस्कुराहट फैल जाती है। वो मुस्कुराहट ही कहानी का सार है। हाँ, वो जानती है कि बाहर की दुनिया भले ही बदल जाए, लेकिन उसके घर के अंदर उसकी अपनी दुनिया में अब कुछ नहीं बदलेगा। वो और उसके पिता उसी ठहरे हुए समय में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। कहानी का अंत होता है तरन के एक ख्याल से। वो बिस्तर पर लेटे हुए अपने भाई के बारे में सोचती है, उसकी धुंधली तस्वीर। और फिर सोचती है, न जाने स्टीमर में बैठ के कैसा लगता होगा। वो स्टीमर, वो उसके लिए अब एक ऐसा सपना है जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती। एक ऐसी दुनिया जो अब हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर है। उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है। हाँ, ये हार है या एक तरह की समझदारी, ये निर्मल वर्मा पाठक पर छोड़ देते हैं। तो कहानी का नाम माया दर्पण है। हमने देखा कि कैसे तरन का आजादी का भ्रम टूटता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब दीवान साहब उस पुरानी तस्वीर के शीशे में अपना अक्स देखते हैं तो वो किस भ्रम में जी रहे होते हैं। और कौन सा भ्रम ज्यादा कैद करता है, आने वाले भविष्य की झूठी उम्मीद या गुजरे हुए वक्त की धुंधली यादें? तो ये थी निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें जिन्हें ऐसी कहानियों में दिलचस्पी हो। और हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी और भी गहरी कहानियां आप तक लाते रहें। बिल्कुल। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।